हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी स्मार्ट वाला पे। तो जैसे कि हमारी चैप्टर चल रहा है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी। सो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए, पहले वाली वीडियो में वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और मैंने आपको बड़े डिटेल में बड़े अच्छे से समझाया था कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, तो देखिए जो अगला टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आज के जो वीडियो है उसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्या क्या आने वाली है। एक तो क्लोराइड शिफ्ट, तो माँ का छोटा क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोराइड शिफ्ट। और एक है हमारा हेल्डेन इफेक्ट। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हैं जो कि हम लोग लास्ट में लेंगे, क्योंकि हम एक बार ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक्स करके उसके बाद हम लोग इन दोनों टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, हेल्डेन इफेक्ट एंड आपका क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, जिसको हम हैमबर्गर्स फिनोमेना भी बोलते हैं। तो प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत कीजिए। थ्रू आउट द वीडियो एक लिंक बना के रखिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा और लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, आप जब स्किप करके देखते हो तो यू मिस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं वीक कर देता है। जब आप फिर से रिवीजन करते हो तो फिर से आपको दिक्कत होती है उसके अंदर। सो इट्स बेटर कि आप वीडियो को कंटिन्यूअसली आराम से बैठ के देखिए और कॉन्सेप्ट अपना बिल्डअप कीजिए। ठीक है, और अपने नोट्स बनाते रहिए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, और जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड प्रिपेयर योर नोट्स। ठीक है, चलिए फिर। और एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा वेलकम करता हूँ मैं, आपको कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट कीजिए। ठीक है, और न्यू व्यूवर्स प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हमें मोटिवेट कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कार्बन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, हमने देखा था कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट हुआ था वो मेनली दो वेज में हुआ था। एक तो डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन था प्लाज्मा के अंदर, और दूसरा था आपका विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, वो तीन वेज के अंदर ट्रांसपोर्टेशन शो करती है, थ्री वेज में। देखिए, पहला कौन सा है, सिंपल डिफ्यूजन, थ्रू सिंपल डिफ्यूजन इन प्लाज्मा, इन प्लाज्मा। ठीक है, बट जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेस सोल्यूबल होती है इन ब्लड प्लाज्मा। तो ओनली 3% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, सेकंड है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस। और ये जो ट्रांसपोर्ट है यही आपका मेजर ट्रांसपोर्ट है, जो कि आपका ऑलमोस्ट मैं बोल के चलता हूँ कि ये मान लीजिए आपका 60 to 70% आपका इसी के थ्रू ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट यू कैन से 70% इज ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे। ठीक है, और जो आपका थर्ड है इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि हमने ऑक्सो हीमोग्लोबिन पढ़ा था वैसे ही कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है। इसके थ्रू जो ट्रांसफर होता है वो होता है आपका ऑलमोस्ट 23%। ठीक है, सो 23, सॉरी इट इज 7% बच्चों, ये 7% है, इसको 7 कर लीजिए, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 100%, 7%। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका ट्रांसपोर्ट है। तो हमारी जो मेन चीज है वो कौन सी है, थ्रू बाइकार्बोनेट आयंस, क्योंकि यहां से हमें दिखाई दे रहा है ये 70% ट्रांसपोर्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो इसी फॉर्म में होता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, तो मैंने बताया ये कितना परसेंट है आपका, इट इज ऑलमोस्ट 7%। हमें ध्यान क्या रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस सॉल्युबल, लेस soluble. So this less amount only get transported in the form of diffuse form. ठीक है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है वो, लेकिन ऑलमोस्ट 7% ही है। तो जो दूसरा हमारा है वो क्या है बच्चों, बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। ठीक है, थ्रू इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट
कार्बोनेट आयंस। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, हमें सबसे पहली बात क्या याद रखनी है, बाइकार्बोनिक आयंस का फॉर्मूला क्या होता है केमिस्ट्री में, HCO3 HCO3 नेगेटिव। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आपका 70% है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, वो इसी वे में हो रहा है। तो जो आपके वर्किंग टिश्यूज है, ठीक है, जो वर्किंग टिश्यूज है यानी कि जो मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यूज है, अगर देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, मान लीजिए ये मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है, ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू। तो मेटाबॉलिक एक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है कि ऑब्वियस सी बात है ये CO2 प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। अब ये CO2 कहाँ जाएगी, ये CO2 देखिए कुछ तो चलेगी प्लाज्मा के अंदर, ब्लड प्लाज्मा में, और कुछ चलेगी बच्चों कहाँ पे, RBCs के अंदर। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू से CO2 प्रोड्यूस हुई, अब वो CO2 किस में चली गई, ब्लड प्लाज्मा में और RBC में, ठीक है। यानी कि ये चीज क्यों हुई है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, क्योंकि जैसे जैसे CO2 का प्रोडक्शन बढ़ेगा टिश्यू के अंदर तो PCO2 बढ़ जाएगा, और PCO2 बढ़ेगा तो सिंपल आपकी जो गैस होगी वो एक्सचेंज होनी शुरू हो जाएगी, ब्लड के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो ब्लड में किस फॉर्म में आती है, वो या तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर चली जाती है या फिर कुछ फॉर्म उसकी RBC के अंदर जाएगी, ठीक है। आप जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे होने क्या वाला है बच्चों, यहाँ पे जो ये CO2 आई है, दिस विल कंबाइन विद वाटर, ठीक है, एंड इट विल फॉर्म H2CO3 एंड दिस इज योर कार्बोनिक एसिड। तो ये कार्बोनिक एसिड की जो रिएक्शन है, ये एक एंजाइम फैसिलिटेट करेगा इसको, कौन है वो, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। क्या नाम है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज, अनहाइड्रेज, ठीक है। ये एक जिंक कंटेनिंग आयन है बच्चों, कंटेनिंग एंजाइम है, ध्यान रखो इसको, कंटेनिंग एंजाइम है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो CO2 आई है उस CO2 को वाटर के साथ जोड़ के H2CO3 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब क्या होने वाला है, देखिए मैंने जो H2CO3 की फॉर्मेशन है, इसमें मैंने आपको एक रिवर्सिबल डायरेक्शन रिएक्शन का एरो दिया है। मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन है ये दोनों साइड होने वाली है। तो जैसे ही H2CO3 बना, अब ये वापस से इसमें भी डिसोसिएट होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, बाद में होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब एक दूसरी रिएक्शन सेम एंजाइम फिर से कैटालाइज करेगा। तो ये जो H2CO3 बना है बच्चों, ये H2CO3 टूटेगा किसके अंदर, H प्लस में और CO3 नेगेटिव और CO2 के अंदर, HCO3, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस। तो यही इसी फॉर्म में हमें ट्रांसपोर्ट हो गया। तो क्या हुआ है कि जो H2CO3 था फिर से कार्बोनिक अनहाइड्रेज की हेल्प से H प्लस और HCO3 नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट हो गया। तो ये क्या है, ये तो आपके H प्लस आयंस है, तो ये तो ब्लड के अंदर जाएंगे और क्या बना देंगे, ब्लड को एसिडिक बना देंगे, ठीक है। और ये क्या है आपके HCO3 बाइकार्बोनेट आयंस है, बाइकार्बोनेट आयंस। समझ में आया बच्चों इतना। तो ये दोनों रिएक्शंस आपने ध्यान रखनी है। अब देखिए जो ये जो बाइकार्बोनेट आयंस बने हैं बच्चों, इसमें से कुछ फ्रैक्शन, ये जो कुछ है इसमें से कुछ बाइकार्बोनेट आयंस आपके डिसोसिएट सॉरी ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे आरबीसीज के अंदर। कहाँ चले जाएंगे, आरबीसी में, ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिए, अब आती है आपकी क्लोराइड शिफ्ट। अब क्लोराइड शिफ्ट में मतलब क्या था, देखो ध्यान से एक बार, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। देखिए अब एक बार, तो ये जो मान लीजिए आरबीसी को हम ड्रॉ कर लेते हैं। आरबीसी हमें पता है कैसी शेप की होती है, डम्बल शेप की होती है, बाइकॉनकेव शेप। तो ये मान लीजिए ये हमारी आरबीसी है इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों कि हमने बोला कि यहाँ से, और ये मान लीजिए आपका, मैं यहाँ पे टिश्यू दिखा देता हूँ, मान लीजिए टिश्यू सेल्स है इस तरीके से, ठीक है। इन टिश्यू सेल्स से क्या हुई, CO2 आई, ठीक है। ये CO2 वाटर से कंबाइन करके क्या बना रही है, H2CO3, ठीक है। ये H2CO3 किस में हुआ, H प्लस और HCO3 नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो गया, बाइकार्बोनेट आयंस में। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये दोनों ही रिएक्शन किस एंजाइम ने कैटलाइज की है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज ने, ठीक है। अब ये जो HCO3 है यानी कि बाइकार्बोनेट आयंस है बच्चों, ये क्या करेगा, आरबीसी से बाहर निकलना चाहेगा, निकलेगा।
तो ये क्या होगा, यहाँ से जैसे जैसे HCO3 आरबीसी से बाहर निकल के ब्लड प्लाज्मा में जाएगा, ब्लड प्लाज्मा में जाएगा, तो क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा के अंदर नेगेटिव आयन फ्लो कर रहा है, तो बाहर का जो प्लाज्मा वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो अंदर है, अंदर नेगेटिव आयन की कमी हो जाएगी सी आरबीसी के अंदर। सो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका आयनिक बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा। तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए क्या होगा, जितना भी आपका HCO3 बाहर निकल रहा है बच्चों, उतना ही ब्लड प्लाज्मा से क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव अंदर की साइड जाना शुरू कर देगा। तो अगर मान लीजिए 3 बाइकार्बोनेट आयंस बाहर आए हैं, तो उस फ्लो को कॉम्पनसेट करने के लिए ब्लड प्लाज्मा से 3 क्लोराइड आयंस आरबीसी के अंदर मूव कर जाएंगे, और इसी शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। समझ में आया? तो यानी कि क्या होगा, देखो यहाँ पे हम लोग पॉइंट में लिख देते हैं, आउटफ्लो ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस फ्रॉम द आरबीसी इनटू द प्लाज्मा, इनटू द प्लाज्मा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। अब यहां पर क्रिएट्स आयनिक imbalance, imbalance, and to compensate this ionic imbalance, equal number of chloride ion Cl negative comes inside RBC from plasma, and this is only called chloride shift. And the other name of chloride shift is, मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में ही आपको, हैमबर्गर्स फिनोमेना। ठीक है, सो इसको लिख लेते हैं, ऑल्सो कॉल्ड हैमबर्गर्स, हैमबर्गर्स फिनोमेना, हैमबर्गर्स फिनोमेना, ध्यान रखना बच्चों इसको, फिनोमेना। ठीक है, तो ये आपका हो गया हैमबर्गर्स फिनोमेना। क्या होता है, इसको मैंने येलो कलर के उसमें बंद कर दिया है। तो क्लोराइड शिफ्ट का ही दूसरा नाम क्या है, हैमबर्गर्स फिनोमेना। और क्लोराइड शिफ्ट क्यों हुई, इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट द एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस विद द क्लोराइड आयंस। ठीक है, इस चीज को कॉम्पनसेट कर देता है कौन, क्लोराइड आयंस, जो कि प्लाज्मा से मूव करते हैं आरबीसीज के अंदर, ताकि उसका आयनिक बैलेंस बना रहे। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हैमबर्गर्स फिनोमेना। आई होप इट इज क्लियर। तो अब तक हमने क्या किया, हमने जो टिश्यूज की CO2 थी उसको किस में ट्रैप करके रखा हुआ है, HCO3 के अंदर। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे ये HCO3 यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा में आएंगे, तो प्लाज्मा के अंदर क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस प्रेजेंट है सारे के सारे सोडियम पोटेशियम। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों सोडियम एंड पोटेशियम इस HCO3 नेगेटिव के साथ जुड़ के अपने अपने कार्बोनेट्स बना लेंगे, बाइकार्बोनेट्स। कैसे, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका कलर चेंज कर लेते हैं, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन ले लो पहले। पोटेशियम आयन जब ये HCO3 नेगेटिव के साथ जुड़ेगा बच्चों, तो ये क्या बनाएगा, अपना बेस बना लेगा कि KHCO3। ठीक है, सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सिमिलरली जो आपका सोडियम होगा बच्चों, सोडियम भी आपके बाइकार्बोनेट के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, अपना सॉल्ट बना के बैठ गया, उसने भी सॉल्ट बना लिया। तो अब क्या हुआ कि जो आपका बाइकार्बोनेट जो बाहर फ्लो किए थे प्लाज्मा के अंदर, ये सारा काम वहां पे हो रहा है। तो ध्यान रखना, ये आपकी आरबीसी है, ठीक है, एंड दिस इज प्लाज्मा। तो ये दोनों रिएक्शन कैसे हो रही है, समझ में आ गई आपको? तो यहाँ पे ये चीज आपकी सीखने लायक थी कि जो CO2 थी उसको हमने पहले कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट किया वाटर के साथ जोड़ के, फिर वो जो कार्बोनिक एसिड था दैट गॉट डिसोसिएटेड इनटू H+ ion and bicarbonate ions. The bicarbonate ion starts coming out of the RBC, and to compensate this flow, the chloride ions start moving inside the RBC, and this is called Hamburger's phenomena or chloride shift. The bicarbonate ions which are coming from the RBC into the plasma, they get attached with the, or they get combined with the sodium and potassium ions already present in the plasma. ठीक है, तो एंड दे फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स। अब जरा ध्यान दीजिए, आप ये सोचोगे कि सर K+ और सोडियम आयंस ये क्यों नहीं अंदर चले गए। बेटा ध्यान रखना, जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है दैट इज इम्परमिएबल फॉर K+ and Na+ ions. So these ions do not go inside the RBC. Only the HCO3 negative ions, yani bicarbonate ions, they come out of the RBC membrane and they get joined or they get combined with the sodium and potassium ions
out of the RBC that is inside the plasma. ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और जो अगर आप कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो जो आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है बच्चों, इसको हम डोनेंस मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डोनेंस मेम्ब्रेन। लिख लो इसको, डोनेंस membrane. So this membrane is impermeable to sodium and potassium ions. ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए अब चलते हैं हम अपनी, तो ये थी हमारी दूसरी फॉर्म जिसमें हमने बायोकार्बोनेट, और ये हमारी कितना परसेंट है? 70% ट्रांसपोर्टेशन इसी फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे वाले में, जो कि क्या है? थर्ड ट्रांसपोर्टेशन टाइप, जो कि क्या है? इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अब जरा बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कैसे? देखिए, जब हमने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन और जो आपका हीमोग्लोबिन है वो मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा था। सिमिलरली जो आपका हीमोग्लोबिन है उसका जो अमाइनो ग्रुप है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ के क्या बना लेता है? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है? आरबीसी के अंदर। तो ऑब्वियसली बात है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन का जो कॉम्प्लेक्स है वो भी आरबीसी के अंदर ही बन रहा होगा। तो चलिए फिर से आरबीसी बना लेते हैं। हमने ड्रॉ की, ये होगी हमारी आरबीसी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा कि CO2 आ रही थी, कहाँ से आई थी CO2? CO2 आई थी आपके मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू से, ये आ गई CO2। ठीक है, ये CO2 बच्चों क्या करती है? ये CO2 आपके हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ने की कोशिश करेगी। हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स कौन सा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2 वाला कॉम्प्लेक्स। तो ये यहाँ से क्या करती है? HbCO2 बनाएगा, सॉरी, HbCO2, HbCO2 बना लेगा और H प्लस आयंस को रिलीज करता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन फिर बाद में टिश्यूज को मिल जाती है। ठीक है, तो जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स टूटा और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स बना, तो भी H प्लस आयन आपके, ये H प्लस आयंस है, और CO2 जो रिलीज हुई थी, जो ऑक्सीजन रिलीज हुई थी, वो तो चली गई टिश्यू सेल्स के अंदर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, जो ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बना है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये भी बाद में डिसोसिएट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बना है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये भी एसिडिक नेचर का होता है। कैसा नेचर होता है इसका? एसिडिक नेचर होता है बच्चों, एसिडिक नेचर। लेकिन जो HbO2 यानी कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है, वो भी एसिडिक नेचर का होता है। और अगर आप इन दोनों के एसिडिक नेचर को कंपेयर करोगे तो HbO2 इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू HbCO2। ठीक है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं मैं आपको, ये आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई पूछे कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो भैया HbO2 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इतना समझ में आ गया। तो हमने CO2 को कैसे ट्रैप करके रखा हुआ है? HbCO2। और पहले वाले ट्रांसपोर्ट में हमने कैसे ट्रैप कर लिया? बाइकार्बोनेट। मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा है? क्योंकि इनसे हमें CO2 रिलीज भी तो करानी है भैया, क्योंकि हमें लास्ट में दिखाना ये है कि जो CO2 है वो एल्वेलाई के अंदर मूव की, लेकिन अभी तक जो हमने CO2 जो ट्रैप करके रखी है, किन कंपाउंड्स की फॉर्म में की है? HbCO2 यानी कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और जो आपका दूसरा कौन सा है? बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। ठीक है, तीसरा जो था वो तो सिंपल डिफ्यूजन था, 7% ही अकर होता है वो तो। ठीक है, तो यहां तक ध्यान रखिए। अब देखिए, जो एक और छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है, जो पिगमेंट जिसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, वो एक बफर की तरह भी काम करता है। अब बफर क्या होते हैं? जो एसिडिक भी बिहेव करते हैं और जो बेसिकली भी बिहेव कर लेते हैं, यानी कि टू मेंटेन द ऑस्मोरेगुलेशन और यू कैन से आयनिक बैलेंस इनसाइड द बॉडी, तो इनको हम बफर्स बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन भी एक बफर की तरह काम करता है। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ ताकि इसको हम लिख सके। अच्छा, ये आप लिख लोगे इसका एक शॉर्ट नोट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है? CO2 combines with the amino group of किसका? of hemoglobin to form carb
अमाइनो, नाम समझ में आ रहा है अब कैसे बना इसका, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, मैंने एच भी लिखा बेटा शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो कार्ब मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी है, अमाइनो ग्रुप के साथ जुड़ी है, हीमोग्लोबिन का अमाइनो ग्रुप है, तो नाम पूरा क्या बन गया, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचे। अब मैंने आपको बोला कि हमने एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ना है कि हाउ कैन वी से दैट हीमोग्लोबिन आल्सो बिहेव्स लाइक अ बफर। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन एज अ बफर, अगर मान लो ये शॉर्ट नोट लिखना आ जाए आपको, तो आप इसके बारे में कैसे लिखोगे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, बफर का मैंने क्या बोला कि वो किसके साथ कैसे कैसे बिहेव करता है, एसिड भी बिहेव करता है, और जरूरत पड़ने पे वो बेसिक भी बिहेव करेगा, मतलब बेसिक मतलब वो अपने H प्लस आयंस को रिलीज कर देगा। जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो उस जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो आपका लेस एसिडिक है। देखिए, मैं बोलता हूँ कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस वुड मेक द ब्लड वेरी एसिडिक, सिंपल सी बात है। और ये H प्लस आयंस कहाँ से आ रहे हैं, जब हमने देखा था कि जो H2CO3 था, जब वो डिसोसिएट हुआ था तो उसने H प्लस को रिलीज किया था और बाइकार्बोनेट आयन बनाए थे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन वाज टेकिंग प्लेस इनसाइड द आरबीसी ओनली। तो बच्चों, ये जो H प्लस आयन रिलीज हुए थे, ये ब्लड को क्या बना रहे हैं, एसिडिक। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो आपका हीमोग्लोबिन का जो कॉम्प्लेक्स है वो इसके साथ कंबाइन करेगा और क्या बना लेगा, एसिडिक हीमोग्लोबिन बनाएगा। कैसे, देखिए, मैंने कहा कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है HBO2, HBO2 क्या है, आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये इस H प्लस के साथ जुड़ जाता है और क्या बनाता है बच्चों, HHB बनाएगा और ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। ये ऑक्सीजन फिर आपकी कहाँ चलेगी, टिश्यूज में चलेगी। ठीक है, इट विल गो इनटू द टिश्यूज टिश्यूज अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो है ये क्या है, एसिडिक हीमोग्लोबिन, एसिडिक हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये जो H है ये बच्चों ये एसिडिक शो कर रहा है। तो ये H कहाँ से आया, ये H प्लस आयन जो यहाँ पे आए थे, वही H प्लस आयन आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ ज्वाइन करते हैं और क्या बना लेते हैं, ऑक्सी हीमो सॉरी एसिडिक हीमोग्लोबिन बना लिया। अब देखिए, जैसे जैसे एसिडिक हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड फिर से एसिडिक हो जाएगा। तो अगर ब्लड बिकम्स टू बेसिक, ठीक है, देखिए अब मैंने क्या बोला आपको, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इफ ब्लड बिकम्स टू बेसिक, ठीक है, इसको आप दो में डिवाइड कर लीजिए। ये वाली जो रिएक्शन थी बच्चों, ये क्या थी, व्हेन ब्लड बिकम्स टू एसिडिक। ठीक है, ये एसिडिक क्यों बन गया था, क्योंकि ये जो H प्लस आयन थे इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था, तो हीमोग्लोबिन अपने साथ जोड़ के एसिडिक हीमोग्लोबिन नाम का एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, तो ताकि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाए उसकी। बट मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ कि ब्लड क्या हो रहा है, बेसिक होता जा रहा है, तो भैया ये जो HHB का जो कॉम्प्लेक्स बना था, यानी कि जो एसिडिक हीमोग्लोबिन था, ये अब डिसोसिएट हो जाएगा और क्या रिलीज कर देगा, H प्लस, और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हीमोग्लोबिन बाद में जाके फिर से ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। लेकिन ये जो H प्लस आयन रिलीज करेंगे, ये क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, दे विल न्यूट्रलाइज द बेसिक ब्लड। समझ में आ गया। और यहाँ पर जो ये बना था बच्चों, एसिडिक HHB, इसने क्या किया था, न्यूट्रलाइज कर दिया था किसको, न्यूट्रलाइज द एसिडिक ब्लड। तो ध्यान दो, आप देखो हीमोग्लोबिन ने दोनों दोनों कंडीशंस में अपना वो किया है, रोल प्ले किया है। जब ब्लड एसिडिक हो गया था तब भी उसने क्या किया, रोल प्ले कर दिया। जब ब्लड बेसिक हो गया था तब भी उसने किया। जब ब्लड एसिडिक हो गया था तो उसने H प्लस आयन को अपने साथ जोड़ के क्या बना लिया, एसिडिक हीमोग्लोबिन बना लिया। ठीक है, और ब्लड का जो एसिडिक लेवल था उसको कम कर दिया। जब लगता है कि ब्लड बेसिक होता जा रहा है, बेसिक हो गया है, तो ये क्या करेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स था एसिडिक हीमोग्लोबिन का, ये टूट जाएगा, एसिडिक हीमोग्लोबिन, और क्या करेगा, H प्लस आयन को रिलीज कर देगा। ये H प्लस आयन क्या करेंगे, बेसिक जो ब्लड था उसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे। इतनी बात समझ में आई। तो ये था आपका हीमोग्लोबिन एज अ बफर। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रहेगा। तो अब देखिए, अब मैंने आपको बताया कि जो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो दो फॉर्म में आपके पास आ चुकी है। किस किस फॉर्म में बताइए। पहला तो हमारा HCO3 की फॉर्म में आई हुई है,
कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है, बाइकार्बोनेस। और दूसरा क्या था, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन यानी कि HbCO2। अब यहाँ से हमने क्या करना है भैया, यहाँ से हमने नहीं CO2 को निकाल के और कहाँ भेजना है, एल्वियोलाई में, क्योंकि वहां जाके फिर वो हम उसको कर देंगे एक्सेल आउट और बॉडी से हो गई बाहर। ठीक है, इन दोनों को कैसे करना, अब हमें क्या करना है, बस इन दोनों कंपाउंड को तोड़ के CO2 के अंदर कन्वर्ट करके दिखाना है। ठीक है, अब कर लेते हैं, देखो उसको भी। यहाँ पे आपका जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आएगा हेल्डेन इफेक्ट। ठीक है, हेल्डेन इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, हेल्डेन इफेक्ट। देखिए, हेल्डेन इफेक्ट। अब बच्चों देखो, कल मैंने आपको एक बोर्स इफेक्ट पढ़ाया था। बोर इफेक्ट में मैंने क्या कहा था कि जब वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करती है तो कार्बोनिक एसिड बनाती है। वो कार्बोनिक एसिड क्या कर देता है, आपके ब्लड को एसिडिक बना देता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो H+ आयंस होते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो कार्बोनिक एसिड आगे डिसोसिएट हो गया बाइकार्बोनेट आयन में और H+ में। ठीक है, तो ये था आपका बोर इफेक्ट। अब देखिए हेल्डेन इफेक्ट क्या बोलता है कि जो बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन की, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा डिस्प्लेस करती है, इसको हम बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, ताकि वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसा कॉम्प्लेक्स बना ले, ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू हेल्डेन इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू हेल्डेन इफेक्ट, सॉरी पेन को क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू हेल्डेन इफेक्ट, the binding of oxygen, binding of oxygen with the hemoglobin displaces more carbon dioxide। ठीक है, displaces more carbon dioxide from the blood, ये बोलता है। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको पीछे वाली स्लाइड में बताया था कि जो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन है बच्चों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन दैट इज मोर एसिडिक देन कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन, ये बताया मैंने आपको। तो भाई एसिडिक होने का मतलब क्या है कि ये फटाफट भाग के क्या डोनेट करेगा, H+ आयंस डोनेट कर देगा। ये H+ आयन बच्चों देखो अब क्या करने वाले हैं, ये H+ आयन जाएंगे HCO3 नेगेटिव के साथ जुड़ेंगे और क्या कर देंगे, H2CO3 बनाएंगे। ठीक है, और ये H2CO3 नाउ इट विल डिसोसिएट इनटू H2O एंड CO2, बन गई CO2 गैस, एंड दिस CO2 विल गो टू द alveoli। ठीक है, समझ में आई ये बात क्या हुई है, मैंने आपको बोला ऑक्सी हीमोग्लोबिन मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक है तो भैया वो क्या करेगा, H+ आयन को रिलीज करेगा। ये H+ आयन किसके साथ जुड़ जाएंगे, बाइकार्बोनेट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को किस फॉर्म में ट्रैप करके रखा हुआ है, कार्बन बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। तो ये बाइकार्बोनेट आयंस किसके साथ जुड़ेंगे, H+ आयन के साथ, क्या बना लेंगे, कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड आगे जाके डिसोसिएट हो जाएगा किसके अंदर, CO2 और H2O के अंदर, और ये CO2 एल्विलाई में डिफ्यूज करके एक्सेल आउट हो जाएगी। तो एक फॉर्म से तो निकाल दिया हमने। अब देखिए दूसरी चीज क्या होने वाली है, अब दूसरा फॉर्म कौन सा था जहां पे हमने ट्रैप करके रखा हुआ है, ये तो आ गया आपका पहला। दूसरा क्या था, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। देखिए जो कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन है, जैसे ही आपका जो वीनस ब्लड है, देखो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। मान लीजिए ये आपका क्या है, एल्वेलाई है। एल्वेलाई के अंदर क्या है, हमें पता है PO2 लेवल हाई है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये आपका कैपिलरी है, ठीक है, कैपिलरी है, तो हमने कहा कि ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई और क्या बना लिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाया और आगे जाके ट्रांसफर हो गई। अब यहाँ पे मान लीजिए ये टिश्यू था, ठीक है, टिश्यू को मिल गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यहाँ से फिर आपकी गैस निकलती है और ये क्या करेगी आपको, यहाँ से जो CO2 के साथ क्या बन गया है, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बन चुका है। ये कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन यहाँ पहुंचा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे PCO2 हाई है,
क्योंकि ये वेनस ब्लड है। देखो मैं यहाँ पे कलर दिखा देता हूँ आपको, ये आपका हो गया ब्लू कलर, तो ये आपको डिनोट कर रहा है वेनस ब्लड को, ठीक है। ये क्या है, वेनस ब्लड है, वेनस ब्लड। तो जो PO2 लेवल है बच्चों, ये एल्वुलाई के अंदर तो हाई है, ठीक है। तो ये जो हाई PO2 लेवल है एल्वुलाई के अंदर, ये इस कार्ब अमाइनो जो कॉम्प्लेक्स है इसको डिसोसिएट होने के लिए फेवर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाई लेवल, हाई PO2 in the alveoli favors dissociation of dissociation of carb amino हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन टूटेगा तो क्या कर देगा बच्चों, CO2 रिलीज कर देगा और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। ये हीमोग्लोबिन फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, और ये CO2 कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी एल्विलाई में। सिंपल, समझ में आया। तो देखो यहाँ पे भी हमने CO2 को कहाँ भेज दिया, एल्विलाई में भेज दिया, और यहाँ भी हमने एल्विलाई में भेज दिया। भाई ठीक है, अब एक्सहेल आउट हो जाएगी। तो यही चीज तो हमने करनी थी। तो बच्चों ध्यान दो, मैं एक बार फिर से आपको पूरा एक बार क्लास का रिपीटेशन दे रहा हूँ। देखो मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 हमारा 3 फॉर्म में होता है। अच्छा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में डालिए। चलो, तो मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो 3 फॉर्म में हो रहा है। या तो सिंपल डिफ्यूजन हो गया प्लाज्मा के अंदर जो कि सिर्फ 7% होता है, ठीक है। दूसरा जो फॉर्म है वो है बायकार्बोनेट आयन जो कि 70% फॉर्म में होता है। जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन है वो बायकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ही है, ठीक है। जो थर्ड टाइप है वो है कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगी और वो क्या बना लेगी, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बना लेगी, जो कि 23% की ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि जब बायकार्बोनेट आयंस का जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे हुआ। देखो CO2 थी, CO2 कहाँ से आई है बच्चों, CO2 आ रही है आपके टिश्यू से, ठीक है। जो टिश्यू काम कर रहा है वहां पे CO2 बन रही है। वो CO2 वाटर के साथ जुड़ के क्या बना लेती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है, ठीक है। इस एसिड का नाम मैं लिख देता हूँ, कभी भूल जाओ आप लोग, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड बन गया। अब देखो ये कार्बोनिक एसिड बच्चों आगे जाके डिसोसिएट हो जाएगा किसके अंदर, बाइकार्बोनेट आयंस में और H+ आयंस में। देखो ये देखिए H2CO3 है, ये H2CO3 किसके अंदर डिसोसिएट हो रहा है बच्चों, ये डिसोसिएट हो जाएगा आपका H+ आयंस में और बाइकार्बोनेट आयंस में। ये H+ आयंस ब्लड में चले गए और बाइकार्बोनेट आयंस आपके आरबीसी के अंदर आ गए, ठीक है। दोनों ब्लड का ही पार्ट है तो ब्लड में आ गए, ये रिएक्शन हो ही एक्चुअली ब्लड में रही है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो HCO3 नेगेटिव आयंस है ये क्या करेंगे, आरबीसी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और बाहर निकलेंगे भी। और इन्हीं के फ्लो को कंपनसेट करने के लिए जो क्लोराइड आयंस है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट थे वो अंदर आ जाएंगे आरबीसी के अंदर। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये आरबीसी मैंने बना के दिखा रखी है आपको, टिश्यू से CO2 आई, H2O के साथ कंबाइन हुई, H2CO3 बना। ये H2CO3 कार्बोनिक अनहाइड्रेस की मदद से टूट गया किसके अंदर, H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयंस में। ये बाइकार्बन कार्बोनेट आयंस बाहर निकल रहे हैं प्लाज्मा के अंदर और इनके फ्लो को कॉम्पनसेट करने के लिए Cl नेगेटिव आरबीसी के अंदर चले गए, ठीक है। जैसे ये ब्लड के अंदर बाहर निकलते हैं तो ये जुड़ जाते हैं आपके सोडियम और पोटेशियम आयंस के साथ और क्या बना लेंगे, अपने अपने सॉल्ट बना के बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर्स फिनोमिना। हैमबर्गर्स फिनोमिना, ध्यान रखना इस वर्ड को भी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि था कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन का। मैंने बोला कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कॉम्प्लेक्स बनता है जैसे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के, वैसे ही कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन भी बनता है। कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा, जो हीमोग्लोबिन का जो अमाइनो पार्ट है वो जाके कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन हो जाएगा और क्या बना लेगा, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बना लेगा। अब देखो कैसे, हमने कहा कि ये जो CO2 थी तो आ रही थी टिश्यू से, CO2 आई, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो कॉम्प्लेक्स था उसको साथ जोड़ने की कोशिश की और क्या बना लिया, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बना लिया, H+ आयंस को रिलीज कर दिया और O2 रिलीज हो गई। ये O2 वापस से कहाँ चली गई, टिश्यूज को अवेलेबल हो गई। अब जरा सुनिए, हमने बोला कि जो H+ आयंस जो रिलीज होते जा रहे हैं हर एक रिएक्शन के अंदर, ये क्या करेंगे, ब्लड को एसिडिक बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे हीमोग्लोबिन का एक दूसरा रोल शुरू होगा कि हीमोग्लोबिन विल आल्सो बिहेव लाइक अ बफर सॉल्यूशन, ठीक है। बफर के अंदर क्या होगा कि जो ब्लड है वो एसिडिक मीडियम जब हो जाएगा तब भी
हीमोग्लोबिन रोल प्ले करेगा, और जब ब्लड आपका बेसिक हो जाएगा तब भी आपका हीमोग्लोबिन रोल प्ले करेगा। कैसे? देखिए, जो H2CO3 था, जब वो बाइकार्बोनेट आयंस के अंदर कन्वर्ट हुआ था तो उसने H+ आयंस को रिलीज किया था। ये H+ आयंस ब्लड प्लाज्मा के अंदर आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, तो क्या होगा? इनका लेवल इंक्रीज करेगा, और अगर H+ आयंस बढ़ेंगे तो ब्लड क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। इस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए जो हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, वो आपका नेगेटिवली चार्ज आयन होता है, ये H+ आयन के साथ जुड़ के इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और क्या बना लेता है? एसिडिक हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। ये ऑक्सीजन जाके आपकी टिश्यूज को अवेलेबल हो जाएगी। तो ये जो एसिडिक हीमोग्लोबिन का जो कॉम्प्लेक्स बनाया है, इसकी वजह से ब्लड का क्या हो गया? जो H+ आयन का जो लेवल बढ़ा हुआ था वो न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है? अब देखिए, अब हम मानते हैं कि कंडीशन है कैसी, जहाँ पे हम मान के चलते हैं कि जो ब्लड है वो बेसिक हो चुका है। तो ब्लड बेसिक मतलब अब वहाँ पे जो पीएच है वो आपका 7 से अबव चला गया, बेसिक मीडियम बनता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो हमारा एसिडिक हीमोग्लोबिन था वो डिसोसिएट होके H+ आयंस को रिलीज कर देगा, और क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा ब्लड के लेवल को। ठीक है? ब्लड बेसिक हुआ पड़ा था। ठीक है? और जो हीमोग्लोबिन है वो डिसोसिएट होने के बाद किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। समझ में आ गई इतनी बात? अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये समझ में आया? अब देखो, हमने 2 चीज़ें बनाई बच्चे यहाँ पे। एक तो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप किया, और दूसरा क्या था? कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप किया। अब हमने क्या करना, हमारा अल्टीमेट गोल है कि यहाँ से CO2 को रिलीज़ करके एल्वेओलाई में भेज दो, और वहाँ से एक्सहेल आउट हो जाएगी। ठीक है? तो अब हमने ये वाला स्टेप भी देखना है कि ये CO2 कैसे बनेगा, और ये CO2 कैसे रिलीज़ करेगा। ठीक है? अब आपका जो लास्ट टॉपिक आता है वो होता है हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट बच्चों ये बोलता है कि जो ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन के साथ, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है CO2 की डिस्प्लेसमेंट के लिए। कैसे? देखिए, हमने बोला कि जब H+ आयंस ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट थे, वो बाइकार्बोनेट के साथ ज्वाइन करेंगे और H2CO3 बना लेंगे। ये H2CO3 सी कार्बोनिक अनहाइड्रेज की मदद से डिसोसिएट होगा 2 चीजों में, H2O और CO2। ठीक है? ये CO2 एल्वेओलाई में जाके एक्सहेल आउट कर देंगे। अब देखिए दूसरी चीज, हमने बोला कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बच्चों ये क्या होता है? जब हाई लेवल ऑफ PO2 होता है, तो वो कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन के कॉम्प्लेक्स को टूटने के लिए फेवर करता है, डिसोसिएशन को फेवर करता है। तो ये क्या करता है कि जो कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जाके एल्वेओलाई में गई, एल्वेओलाई से फिर क्या होगी? एक्सहेल आउट होगी। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ये था बच्चों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज बच्चों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और न्यू व्यूअर से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? अब बच्चों इस जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक बच गया हमारा वो है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, एंड कुछ डिसऑर्डर्स की हम बात करेंगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की, जहां से आपके 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इटसेल्फ इज अ 3 मार्क क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज stay tuned with Study Smart Wala, and I will be explaining that topic in the next video. So see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.